previous online lecture, we started with the initial introduction to science stream, because you are taking admission to science stream. You have taken admissions to science stream now, and we tried to understand how it is important to inculcate the scientific attitude. It's not just about taking admission to science, but you also need to now inculcate the scientific attitude when you are looking not just into your syllabus, into your academics, लेकिन आपका ये scientific attitude ये day to day life में भी नजर आना चाहिए. एक लेक्चर हमने और देखा कि when from science I took you to biology, just introducing to biology, and I told you that biology में how most of the students think that biology means there must be zoology and botany, which is true, but if you consider your standard 11th and standard 12th syllabus, actually biology contains not just zoology and botany, it contains many other small faculties, small other subjects that directly come under the domain of biology. या फिर मुझे जो वर्ड एक्चुअली पसंद है, मैंने आपको बताया था, I prefer the word life sciences. तो उसमें zoology और botany तो है, माइक्रोबायोलॉजी आ रहा है उसमें, बायोकेमिस्ट्री आ रहा है उसमें, फिजियोलॉजी आ रहा है, मोस्ट स्पेसिफिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रहा है, सेल बायोलॉजी आ रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ रहा है, कितनी सारी चीजें, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी आ रहा है. मैंने we have written that in the earlier previous lecture. Today, moving ahead, we have to see in detail few details related to biology. But before we start talking about it, one question that recently came to me from one of the parents actually. What will be happening now? See, once this lockdown is finished, the process will start that you are getting your mark sheets, answer sheets, results will get declared, and then your process of admission to the colleges for standard 11th, that process will start. अभी आपने और आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी सोच के रखा होगा कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है. अर्लियर लेक्चर में हमने नीट के बारे में भी बात किया था, नीट एग्जाम के बारे में भी बात किया था, और नीट एग्जाम के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि नीट का जो सिलेबस है, that syllabus is based on NCERT textbooks. समझ रहे आप? Okay. If I go back to my days as a student of standard 11th and 12th, मेरे टाइम पे तो नीट का एग्जाम नहीं था. मेरे टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का CET था, MHCET कहते थे हम उसको, और उसमें क्या होता था कि सिर्फ ऑफ कोर्स PCB का MCQ वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर रहता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल एडमिशन के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड 12th का ही सिलेबस पूछा जाता था. मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ. अभी वैसा नहीं है. अभी क्या हो गया है कि एज यू आर स्टडिंग, यू हैव द कंप्लीट सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th. नीट का सिलेबस जो है दैट विल कंटेन बोथ स्टैंडर्ड 11th एज वेल एज स्टैंडर्ड 12th. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो स्टैंडर्ड 11th में 22 चैप्टर्स है बायोलॉजी में, 22, और स्टैंडर्ड 12th में 16. सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 38 चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिवाइज एंड री-रिवाइज अगेन एंड अगेन. 38 चैप्टर्स इन नेक्स्ट 2 years. इसमें एक बात, एक सवाल जो एक पेरेंट से, 2-3 पेरेंट्स से एक्चुअली मुझ तक आए हैं, वो सवाल ऐसा है कि सर क्योंकि एग्जाम NCERT बेस्ड है तो वी शुड ट्राई टू गेट एडमिशन टू एनी कॉलेज दैट इज CBSE बेस्ड, लेकिन हमारे बच्चे का तो स्टेट बोर्ड वाले कॉलेज में एडमिशन हो गया है, फिर हमारा बच्चा भी नीट दे पाएगा क्या, उससे कैसे पढ़ाई होगा, वगैरह वगैरह, ये बातें आती. इसमें अभी मुझे क्लैरिफिकेशन देना है आपको. देखिए,
बायोलॉजी की अगर मैं सिर्फ बात करूँ, एंड इट इज एप्लीकेबल टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट आई एम नॉट हियर टू स्पीक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, आई स्पीक ओनली अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी का अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे स्टेट बोर्ड का और एनसीईआरटी का 11th 12th स्टैंडर्ड का, आपके ध्यान में आएगा इफ यू गो इन डिटेल। स्टेट बोर्ड का सिलेबस, the types of topics, chapters that are given in the state board 11th 12th biology, you will find similar topics in NCERT as well, standard 11th and 12th biology. ओके, एनसीईआरटी में जाने वाला, सीबीएसई में जाने वाले बच्चे को कुछ ज्यादा टॉपिक सिखाए जाते हैं और स्टेट बोर्ड वाले को कम सिखाए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है। इधर का एनसीईआरटी का इंग्लिश थोड़ा अलग है, स्टेट बोर्ड का इंग्लिश थोड़ा अलग है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, लेकिन टॉपिक सब टॉपिक्स जो है वो लगभग 90-95% स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में एक जैसे। If only students are watching this, I think you people should tell this to your parents, or maybe you can call your parents, because this is something that needs to be understood better by the parents than the students. फर्क अगर आपको कुछ देखना है तो फर्क ऐसा दिखेगा आपको कि जो सीक्वेंस है चैप्टर्स का स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में, वो सीक्वेंस अलग अलग है, ध्यान में रखिए। ओके, तो अदर देन द सीक्वेंस, द type of topics in both state board also and NCERT also, they are the same. Please keep this in mind. Of course, NCERT कल अगर आपकी बच्ची का या आपके बच्चे का एडमिशन अगर स्टेट बोर्ड में भी हो गया तो keep this in mind, NCERT का टेक्स्ट बुक खरीद के रखना है, लेकिन चिंता नहीं करना है कि अरे मेरे बच्चे का तो अभी स्टेट बोर्ड में हो गया। योर किड इज गोइंग टू स्टडी द सेम टॉपिक्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, अदरवाइज टाइप ऑफ टॉपिक्स इज गोइंग टू बी द सेम वेदर यू गो टू स्टेट बोर्ड और वेदर यू गो टू सीबीएसई बोर्ड। दूसरा एक बात, पेरेंट्स का कहना है कि, या पेरेंट्स सुनते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन है कि CBSE students are much brighter, much intelligent, they score much better marks. इसमें कुछ चीजें सही है, ओके, कंक्लूजन शायद आपका सही है, ऑब्जर्वेशन सॉरी शायद आपका सही है, लेकिन आपका कंक्लूजन सही नहीं है। आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी, एक जमाने में मैं 11th 12th को जब सिखाता था तो दो सेपरेट बैचेस रहती थी मेरी, स्टेट बोर्ड का एक बैच रहता था और सीबीएसई का एक बैच रहता था, और तभी मैंने जो इन दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंस जो देखा है वो डिफरेंस यही रहा है कि एज कंपेयर टू स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स रहते हैं दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, ध्यान में रखिए, ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स। उन दोनों का आईक्यू एक जैसा होगा, लेकिन उन दोनों का इंटेलिजेंस एक जैसा होगा, लेकिन उन दोनों में से सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैंने देखा है दे आर मोर डिसिप्लिन्ड इन देयर डेली रूटीन। मैंने मेरे कुछ बच्चे देखे उस जमाने में, माय स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू वेक अप एट 4:30 and 5, क्योंकि उनका बस आता था कुछ तो भी 6-6:15 बजे, वो बस में बैठ के उनके केवी केंद्रीय विद्यालय को जाते थे, मॉर्निंग 7-7:30 वो केवी रहता है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा इसके बारे में। 2-2:30 बजे वो वापस आते थे अपने घर, दे विल हैव देयर लंच इमीडिएटली, दे विल कम फॉर देयर कोचिंग लेक्चर्स फॉर नीट, फॉर जी, whatever they are appearing or aspiring for, and they will attend the lectures till 7 o'clock in the evening. They will go home, they will have their food, and after that somewhere around 8:30 to almost 11:30 minimum 3 घंटा वो घर पे स्टडी करते हैं एवरी डे, वो करते थे ही, और मुझे पता है, मैंने देखा ही, I have seen that in their eyes, I have seen that in their efforts, I have seen that in their टेस्ट मार्क्स। अभी आप सोचिए, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, सुबह 5-5:30 बजे उठकर रात को 11-11:30 बजे तक ये बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं। बीच में उन्हें दोपहर को थोड़ा बहुत सोने की वगैरह भी टाइम नहीं है बीच में, दे डोंट हैव इवन दैट लग्जरी, नॉर डू दे हैव दैट स्मॉल विंडो इन। हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे यहाँ मार खाते हैं,
ओके, एंड आई ब्लेम द पेरेंट्स फर्स्ट, क्योंकि सीबीएसई के बच्चों का ये रूटीन है क्योंकि उनके पेरेंट्स का ये रूटीन है. पेरेंट्स इक्वली सपोर्ट देयर स्टूडेंट्स, देयर वार्ड्स, देयर चिल्ड्रन इन दिस. ये देखा हुआ है मैंने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. स्टेट बोर्ड का बच्चे का एक पहला प्रॉब्लम क्या होता है, उसको वो विजन नहीं रहता है, उसको वो एस्पिरेशन नहीं रहती कि 2 साल बाद मैंने डॉक्टर बनना है, 2 साल बाद मैंने इंजीनियर बनना है. उसका लेड बैक एटीट्यूड कैसा रहता है कि ठीक है एग्जाम तो अभी, अगर मैं आपका बैच कंसिडर करूं, यानी आप तो एग्जाम देंगे मई 2022 में, तो स्टूडेंट का, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट का अप्रोच कैसा रहता है कि एग्जाम को तो 2-2.25 साल है, मैं आराम से, मैं थोड़ा ये 3-4 महीने थोड़ा आराम कर लूंगा और फिर धीरे 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 I'll start studying, I'll start tomorrow. वो जो that tomorrow never comes, आपको भी पता है और मुझे भी पता है. और पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, पेरेंट्स the way they are dealing with their children these days, it's very unfortunate. Okay, I understand कैसा हो गया, क्योंकि most of us are in private sector job wise, तो प्राइवेट सेक्टर के जॉब के प्रेशर्स बहुत रहते हैं, और गवर्नमेंट के जॉब की तरह ऐसा 10 to 5 का जॉब नहीं है. तो आपका और मेरा बहुत प्रेशर्स रहते हैं. 10 से पहले भी हमारा काम चालू रहता है, शाम को 5-6 के बाद भी हमारा काम चालू रहता है. इसमें क्या होता है कि वी आर अनेबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू आवर चिल्ड्रन. प्रॉपर टाइम से ज्यादा जरूरी बात यह है कि वी आर अनेबल टू हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद आवर चिल्ड्रन. मैं देखता हूं अभी पेरेंट्स का क्या कॉन्वर्सेशन होता है आजकल बच्चों के साथ. एक, मार्क्स कम क्यों मिले, ठीक है, आप डांट रहे हैं, और दूसरा आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं. ओके, हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, क्या नहीं किया वगैरह. सी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपने सब किया. आई अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन दिन भर में जब भी आपका आपके बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन होता है, आप उसको डांट रहे हैं, मार फटकार रहे हैं, अगर इतना ही कॉन्वर्सेशन होना है तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. और इसकी वजह से ऑलरेडी कुछ घरों में क्या हो गया है, चिल्ड्रन अवॉइड टॉकिंग विद देयर पेरेंट्स. डिसअपॉइंटमेंट दोनों तरफ रहती है, क्योंकि और वो सिर्फ बढ़ते जाती है, वो कंपाउंड होते जाती है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, वी नीड टू हैव अ फ्रेश अप्रोच, अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ पॉजिटिव अप्रोच between both the parties, between the parents also and children also. अगर आप में से कुछ पेरेंट्स को और कुछ स्टूडेंट्स को इस बात में थोड़ा भी सही अगर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही कर रहा हूँ, या अगर बच्चे को लग रहा है कि अरे आई एम डिसअपॉइंटिंग माय पेरेंट्स एंड इवन दे आर डिसअपॉइंटिंग, अगर कहीं आपको, इफ यू आर रिकॉग्नाइजिंग विद दिस सिचुएशन एंड दिस ट्रुथ, एंड इफ यू वांट to talk about it, if you want an elaborate discussion about it, I'll be very happy कि एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो गया तो you come to the institute, आप और मैं आमने सामने इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ ये फिलहाल बहुत जरूरी है हमारे लिए. we need to care for them. ओके, इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि बच्चों ने उसका गलत फायदा उठाना चाहिए. दैट्स नॉट द केस. ये बैलेंस आउट करना है हमको. लेकिन पेरेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ डांटना फटकारना ही है ऐसा नहीं, समझ रहे हैं. ओके, तो हम बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का. पहला बात मैंने बताया कि सिलेबस सेम है दोनों का. शायद सीक्वेंस ऑफ चैप्टर अलग अलग होगा लेकिन सिलेबस सेम है. तो इट डजंट मैटर वेयर यू आर टेकिंग द एडमिशन. एनसीईआरटी का सिर्फ एक क्या हो जाता है, सीबीएसई में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आप क्योंकि कंटिन्यूअसली वही टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सीबीएसई का, इसलिए एग्जाम आसान जाता है. क्योंकि एग्जाम जो बेस्ट है वो लगभग उसी, वो जो फ्लो ऑफ लैंग्वेज है सीबीएसई का, उस फ्लो पे एग्जाम निर्भर है, तो थोड़ा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को. दूसरी बात मैंने आपको बताया कि डोंट बी अंडर दैट रॉन्ग इंप्रेशन कि स्टेट बोर्ड यानी कम होशियार बच्चे रहते हैं या उनका आईक्यू कम रहता है, सीबीएसई के बच्चों का आईक्यू ज्यादा रहता है. ऐसा कुछ नहीं रहता है. अल्टीमेटली इट इज अबाउट डिसिप्लिन. ओके, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं आजकल कि आपको एग्जाम्स ये जो देनी है अभी, एंट्रेंस एग्जाम्स अलग अलग प्रकार की, इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है अभी. समझ रहे हैं आप? आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन. ओके, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको.
एनिमल किंगडम में अगर हम देखेंगे, वन ऑफ द एनिमल्स दैट वी नो हु इज नोन फॉर वेरी हार्ड वर्क, दैट इज अ डोंकी, है ना। डोंकी जनरली हम हमेशा कहते, हम हमारे लोअर क्लासेस में स्कूल में हमने जब भी इंग्लिश में, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में जब अलग अलग प्रकार की कहानियां और स्टोरीज पढ़ी है, जब भी डोंकी का कहीं रेफरेंस आया है वो बड़ा हार्ड वर्किंग एनिमल है, ऐसा ही रेफरेंस आया है। लेकिन आप देखिए इतना हार्ड वर्किंग एनिमल जो है, ही इज नॉट एनीवेयर इन द टॉप। टॉप पे कौन है? टॉप पे लायन है, द किंग ऑफ द जंगल। वो गधे की तरह 10 घंटे 12 घंटे काम नहीं करता। वो सपोज उसका मेन काम है हंटिंग, तो शेर को जब हंटिंग करना है वो हार्ड वर्क से हंटिंग नहीं करता, वो स्मार्ट वर्क से हंटिंग करता है। समझ गया? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ही और शी, दैट लायन डेवलप्स ऑल द स्किल्स टू बी एक्यूरेट व्हेन इट इज हंटिंग। तो हमें अभी 11th स्टैंडर्ड एंड ऑनवर्ड्स हार्ड वर्क के साथ हमें थोड़ा थोड़ा हमारा रुझान जो है ये स्मार्ट वर्क की तरफ भी रखना है, तभी जाके यू विल एक्सेल इन एनी फील्ड दैट यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग इन योर नियर फ्यूचर। समझ रहे हैं? ओके, कमिंग बैक टू बायोलॉजी। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जब बात करता हूँ, एंड स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो बायोलॉजी छोड़ देते हैं, मैथ्स की तरफ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे बताते हैं कि सर हमें एक्चुअली बायोलॉजी पसंद है, या एक्चुअली सर हमको बायोलॉजी पसंद था, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट रीजंस थे कि हमने बायोलॉजी क्यों छोड़ दिया। 2 इंपॉर्टेंट रीजंस, ओके। एंड मुझे लगता है कि जब मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा, आपके भी ध्यान में आएगा कि अरे ये तो सही है, इट हैपेंस। 2 इंपॉर्टेंट रीजंस ऐसे बताए जाते हैं why many students are afraid of biology, okay, why they avoid biology, study of life sciences, why do they avoid biology? में 2 चीजें जो तकलीफ देती है उनका कहना है, एक है डायग्राम्स और दूसरा है टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। मुझे लगता है बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट वी शुड फर्स्ट एड्रेस दीज 2 इश्यूज। आप में से भी कई लोग होंगे कि जिनको बायोलॉजी पसंद है लेकिन डायग्राम्स का फियर है, ओके, क्योंकि यू आर अनेबल टू ड्रॉ गुड डायग्राम्स। आई डोंट ब्लेम यू, ओके। मैं आपको बताता हूं कि मेरा खुद का ड्राइंग कभी भी अच्छा नहीं था, ओके। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक इंसिडेंस बताता हूँ मेरे बचपन का। व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 5th, हमारा ड्राइंग का लेक्चर था, ड्राइंग का क्लास था स्कूल में। एंड जो मिस थी, जो मैडम थी हमें सिखाने के लिए, उन्होंने बताया कि यू हैव टू ड्रॉ अ मैन हु इज स्टैंडिंग, ओके। एक इंसान खड़ा है, आप किसी भी पोजीशन में उसको खड़ा रखो, इट डजंट मैटर, लेकिन मुझे ऐसा ड्राइंग चाहिए कि जिसमें एक इंसान खड़ा है ऐसा दिखना चाहिए, दैट इज द डिपिक्शन आई वांट। तो वो एक 40 मिनट्स का लेक्चर था। मैम ने हमको सब्जेक्ट तो दे दिया और उन्होंने बोला कि लगभग एक 30 मिनट्स में आपने ड्रॉ करना है, अगले 10 मिनट्स में मैं वो चेक कर लूँ। 30 मिनट्स डाउन द लाइन सबका ड्राइंग वगैरह हो गया। मैम केम टू ईच एंड एवरी बेंच एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड शी चेक्ड एवरीवन्स, शी डिडंट से एनीथिंग, ओके। उन्होंने जस्ट देखा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसा करते 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 उन्होंने मेरा भी डायग्राम देखा, से हिलाया, रख दिया, आगे चलिए। पूरे क्लास का डायग्राम्स देखने के बाद शी अगेन केम टू द पोडियम, फिर से बोर्ड के पास आई, ब्लैक बोर्ड थे तभी, तो ब्लैक बोर्ड के पास आई
और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा सबने अटेम्प्ट किया है, ड्रॉ किया है ऐसा नहीं, बहुत अच्छा सबने अटेम्प्ट किया है, एवरीवन हैज ट्राइड देयर बेस्ट, देयर लेवल बेस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम। लेकिन द बेस्ट डायग्राम हैज बीन ड्रॉन बाय शिखिन, मेरा नाम दिया उन्होंने, ओके। द बेस्ट डायग्राम हैज बीन ड्रॉन बाय शिखिन। आपको याद होगा मैम ने बताया था मैन निकालना है, इंसान का चित्र निकालना है। वो आगे बोली कि द बेस्ट डायग्राम हैज बीन ड्रॉन बाय शिखिन। उसने जिस प्रकार का एलिफेंट ड्रॉ किया है मैंने अब तक कभी देखा नहीं। I hope you understand the quality of my drawing skills. Okay, तो देखिए डायग्राम्स के बारे में आपका और मेरा पहला प्रॉब्लम रहता है हमारा मेंटल ब्लॉक। कोई भी डायग्राम हमारे सामने आया तो हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे रहते हैं कि हम खुद को ही बोलते कि अरे मुझे ये नहीं आएगा बिकॉज आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, विच इज ओके, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ अस डोंट हैव ड्राइंग स्किल्स। तो when I came into this profession of teaching, that too teaching biology, I cannot escape drawing the diagrams. मुझे तो ड्रॉ करना ही है। कल जाके आप आपके बुक में ड्रॉ करे ना करे, मैं जब लेक्चर ले रहा हूँ मुझे तो डायग्राम ड्रॉ करना ही है। तो फिर मैं सोचने लगा कि अपना तो ड्राइंग स्किल अच्छा नहीं है, बच्चों को कैसा सिखाएंगे। तो फिर आई स्टार्टेड trying to draw those diagrams again and again in my rough copy, and then I realized, मुझे टाइम लगा ये समझने के लिए, लेकिन एक बात समझ में आ गई मुझे कि कोई डायग्राम डिफिकल्ट नहीं रहता है, ध्यान में रखिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी इफ यू ड्रॉ इट विथ प्रॉपर स्किल्स। आप डायग्राम का शुरुआत कहां से कर रहे हैं और उसको एंड कहां पे कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड कि आप ये डायग्राम कितनी आसानी से और कितना अच्छा ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको मैं ये इमीडिएटली यहां पे दिखाता भी हूं। स्टैंडर्ड 10th में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डायग्राम्स दैट यू हैव सीन, इट डजंट मैटर आप स्टेट बोर्ड में थे या सीबीएसई में थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपने 10th में देखा था, दैट वाज ऑफ ह्यूमन हार्ट। अभी देखो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बोला तो हार्ट सडनली स्पीड अप हो गया सबका। अभी ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, वो डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट। हमें कुछ बेसिक बातें पता है, ह्यूमन हार्ट की 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ऊपर के 2 चेम्बर्ड एट्रियम्स रहते हैं या उनको कभी कभी ऑरिकल्स भी कहते हैं, नीचे के जो 2 चेम्बर्स रहते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं वगैरह। ये आपको छोटी छोटी बातें पता है ऑलरेडी। आपने शायद 10th में अटेम्प्ट भी किया होगा वो डायग्राम ड्रॉ करना। आप में से काफी सारे लोगों को अच्छा खासा वो डिपिक्शन आया भी होगा, कुछ लोगों ने आड़ा टेढ़ा ड्रॉ कर दिया होगा, एक आधा चेम्बर ज्यादा बड़ा हो गया, एक आधा चेम्बर बहुत छोटा हो गया वगैरह, ये होता रहता है, डोंट वरी अबाउट इट। द सेम ह्यूमन हार्ट वी हैव टू स्टडी अगेन इन स्टैंडर्ड 11th and 12th। बायोलॉजी की एक बात ध्यान में रखिए, टॉपिक्स वही रहने वाले, सिर्फ द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ते जाने वाला है, वो और प्रिसाइज होने वाला है। ओके, एनिमल किंगडम आपने स्टैंडर्ड 9th में देखा था, आपको 11th में भी। प्लांट किंगडम भी आपने 9th में देखा था, आपको 11th में भी। ह्यूमन हार्ट होगा, डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ये चैप्टर्स आपने 10th में देखे थे, 11th 12th में फिर से देखने। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आपने 10th में देखा था, 11th 12th में फिर से देखना। आप अगर आगे जाके डॉक्टर बन गए तो जो ब्रीदिंग वाला चैप्टर, जो डाइजेशन वाला चैप्टर, जो हार्ट वाला चैप्टर आपने 8, 9, 10th में देखा था, 11th 12th में देखा था, आपको आगे जाके एमबीबीएस एमडी करते करते वही चैप्टर्स देखने फिर से। सिर्फ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द एक्यूरेसी, ये आगे जाके बढ़ते जाता है। समझ गए? ये मैथ्स की तरह है। देखिए अल्टीमेटली मैथ्स क्या रहने वाला है, बाइनरी रहने वाला है। आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में थे तभी भी 1 + 2 + 3 + 4 कर रहे थे, आगे जाके भी 1 + 2 + 3 + 4 करते रहेंगे। सिर्फ बीच में के फॉर्मूलेस चेंज होते जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, इंफॉर्मेशन बढ़ते जाएगा। कमिंग बैक, वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्राम्स।
हम एक्चुअली डायग्राम के बारे में नहीं बात कर रहे, हम डर ऑफ द डायग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमें डर लगता है डायग्राम्स का। ह्यूमन हार्ट का अगर डायग्राम आप बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया हर एक डायग्राम डिफिकल्ट है, अनलेस यू अंडरस्टैंड द इजी वे ऑफ ड्रॉइंग इट। मैं आपको एक एकदम इजी वे बताता हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आगे जाके जब हमारा इन क्लासरूम लेक्चर होगा और ये चैप्टर जब शुरू होगा तब आपको और मजा आएगा ये ड्रॉ करते रहेंगे। आप, मुझे तो लगता है आपने, मैं जब हार्ट ड्रॉ करूंगा आपने एक काम करना चाहिए, आपने टाइम लगाना चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है मुझको, और मुझे जो भी टाइम लगेगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आई डोंट नो मुझे अभी हार्ट ड्रॉ करने को कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि मुझे जो टाइम लग रहा है वो इसलिए नहीं लग रहा है। सपोज मैंने अभी 5 मिनट में अगर हार्ट ड्रॉ कर लिया तो आप बोलेंगे कि सर हमको तो 15 मिनट लगते हैं, आपने 5 मिनट में ड्रॉ कर लिया क्योंकि आप इतने साल से सिखा रहे हैं तो इसलिए आपको आसान जा रहा होगा। दैट इज नॉट द केस। मैं कितने सालों से सिखा रहा हूँ ये यहाँ पे मैटर नहीं है। इतने सालों में मैंने एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप किया है कि वो डायग्राम कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग आई एम ड्रॉइंग इट, इट इज अबाउट हाउ आई एम ड्रॉइंग इट, और मुझे आपको वही सिखाना है। तो जो तकनीक मैंने डेवलप किया ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, जिसके लिए मुझे 10 साल 12 साल लगे, आप 10 मिनट में सीखने वाले हो। एंड आई एम टेलिंग यू, एक खुश करने वाली बात बताता हूं मैं, जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा आगे जाकर इन क्लासों, whenever we are finishing the chapter related to heart and human circulation, मेरा हमेशा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि बच्चों में एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करने का, और मैं बताता हूं कि क्लास में अगर 10 बच्चे होंगे या 100 बच्चे होंगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल गेन दैट कॉन्फिडेंस। ये मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। सभी बच्चों को वो कॉन्फिडेंस आने वाला है अच्छा डायग्राम कैसा ड्रॉ करने का। एंड लेट मी टेल यू, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, आगे जाकर स्टूडेंट्स स्टार्ट ड्रॉइंग दैट डायग्राम मच बेटर देन व्हाट आई हैव बीन डूइंग। मेरे डायग्राम से कई गुना सुंदर और प्रेजेंटेबल और अच्छा डायग्राम बच्चे आगे जाके ड्रॉ करना शुरू कर। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। समझ गया? टीचर के लिए इससे और खुशी की बात कोई नहीं रहती कि बच्चा टीचर से आगे जा रहा है, क्योंकि कहीं तो भी हमारी पीठ थपथपा रहा है यहाँ व्हेन यू आर एक्सीडिंग आवर एक्सपेक्टेशंस। समझ रहे? घड़ी लगाइए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। Shall I start? Okay, 1 2 3 we are starting human arc. 1 2 and 3. फिनिश्ड। कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, शायद 2 मिनट 2.5 मिनट, आई डोंट। दिस इज डन, दिस इज डन। ओके, ये और अच्छा निकाल सकते हैं आप सर्टेनली, एंड आई नो यू विल ड्रॉ इट मच बेटर देन मी, पर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप इट इज लुकिंग लाइक यू बना। ओके, सी इट इज अबाउट द स्किल, एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑल अबाउट वेयर you are starting the diagram and where you are ending the diagram. There is nothing more to it. देखिए अभी यही डायग्राम मैं अगर फिर से ड्रॉ करूं,
देखिए यहाँ 2-2.5 मिनट लगे थे, यहाँ तो और कम टाइम लगे। समझ रहे हैं आप? ओके, डर निकलना जरूरी है। You should not be afraid of diagrams. This is considered to be one of the most difficult diagrams that we do for standard 11th and 12th. Of course, आगे जाके आपको कॉकरोच ड्रॉ करना है, वो बड़ा मजेदार चैप्टर है, I love that chapter. आगे जाके आपको कॉकरोच ड्रॉ करना है, आपको ह्यूमन ब्रेन ड्रॉ करना है. Okay, I think one of the diagrams that I myself find difficult, ह्यूमन ईयर का एक डायग्राम है. मैं भी कभी कभी थोड़ा सा लड़खड़ा जाता हूँ उसमें, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, कहने के लिए सभी डायग्राम्स डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अगर स्किलफुली अगर आपने उसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया तो नो डायग्राम, इट डजंट मैटर किस बॉडी के किस पार्ट का आप डायग्राम निकाल रहे, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट. समझ रहे आप? ओके, इट डजंट मैटर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव व्हेन वी आर ड्रॉइंग दिस. समझ रहे हैं आप? ओके, मूविंग अहेड. जैसा ये एक एग्जांपल हमने देखा अभी कि डायग्राम से डरना नहीं है, हमने खुद वो स्किल डेवलप करना है कि हाउ आई कैन मेक दिस डायग्राम इजियर टू ड्रॉ. उसमें थोड़ा मदद मैं करूंगा, थोड़ा आपने खुद ट्राई करना है. ओके, देन मूविंग अहेड, आई होप थोड़ा सा डर आपका निकल गया होगा इसके बारे में. अभी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज का बात करते हैं थोड़ा. बच्चे कहते हैं कि सर बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज रहते हैं. सही है आपका, 100% सही है, लेकिन बच्चों का ये जो एक्सक्यूज रहता है कि सर इतने सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज रहते हैं कि वो लर्न करना और ध्यान में रखना ये बहुत डिफिकल्ट है. मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा अप्रोच मत रखिए. टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बायोलॉजी में ऑफ कोर्स काफी सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन कीप दिस इन माइंड, किसी भी टर्म का मतलब क्या है ये अगर आपको ध्यान में रखना है तो मजेदार बात ये है कि उस टर्म और टर्मिनोलॉजी का मतलब, उसका मीनिंग उसी टर्म में छुपा हुआ है. ठीक है, तो लेट्स सी, हम थोड़ा आसान करेंगे इसको. टर्म्स की बात कर रहे हैं हम अलग अलग. जैसा आपको एक टर्म पता है, सपोज अभी इस टर्म को पढ़ के इसको और इसके मतलब को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे. बायोलॉजी में जितने भी टर्म्स आते हैं आप ध्यान में रखिए, जनरली उन टर्म्स का मतलब उसी के अंदर छुपा हुआ रहता है. हमको सिर्फ एक बात आना चाहिए, वी शुड बी एबल टू ब्रेक दैट टर्म प्रॉपर्ली, दैट इज इंपॉर्टेंट. समझ रहे हैं? जैसा यूनिसेल्यूलर, तो मुझे यहां पे एक वर्ड दिख रहा है सेल्यूलर, रिलेटेड टू सेल. यूनी यानी वन, तो यूनिसेल्यूलर का मतलब नेचुरली हो गया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम. यूनिसेल्यूलर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल्स का बना हुआ होगा तो यू कैन से मल्टी सेल्यूलर. सही है ना? ओके, फिर काफी सारे टर्म्स हम यहां पे बात कर सकते हैं. जैसे एक वर्ड मुझे भी याद आ रहा है, डिप्लॉयड. आपने सुना है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है ये क्या है. डिप्लॉयड, मैंने आपको बताया कोई भी टर्म अगर बायोलॉजिकल टर्म आपको समझ रहा है तो आपने क्या करना चाहिए, आपने उस टर्म को प्रॉपर्ली ब्रेक करना चाहिए. इसमें एक पार्ट है डाई, डाई यानी दो. दूसरा पार्ट है प्लॉइड, प्लॉइड यानी प्लॉइडी. प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? प्लॉइडी यानी द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनसाइड योर सेल. हमको आगे जाके बात करना है ये क्या है, लेकिन आपको ये पता है ऑलरेडी, मेरे बॉडी का कोई भी अगर एक बॉडी सेल हमने निकाला और उसमें अगर हमने क्रोमोसोम्स काउंट किए, मेरे बॉडी का रहे आपके बॉडी का रहे, डजंट मैटर, वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, तो हमें ये पता है कि मेरे बॉडी के किसी भी एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे. आई होप यू आर रिमेम्बरिंग दिस. तो 46 क्रोमोसोम्स जो है
दैट इज एक्चुअली 23 पेयर्स। 23 पेयर्स। तो ये पेयर में है इसलिए डाई यानी डबल। ओके, so ploidy number of chromosome, diploid यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स यानी 23 into 2 डबल। समझ रहे आप? ओके, फिर देखिए अभी टर्म्स के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं हम, एक टर्म मुझे अभी याद आ रहा है। pseudo parathyroidism. I hope you can read it. Okay? आप बोलेंगे अरे बाप रे ये टर्म्स का लेंथ तो बढ़ते जा रहा है। pseudo parathyroidism, अभी देखिए जैसा मैंने आपको बताया ये बायोलॉजिकल टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म है, और इतना बड़ा टर्म सुनने के बाद तो मुझे लगता है हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल डिसाइड नाउ हमको बायोलॉजी नहीं लेना है, नीट कैंसर इंजीनियर बन जाएंगे, पर ये नहीं, डरने की बात नहीं है। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया बायोलॉजिकल टर्म कैसे भी दिखते हो, हमने डरना नहीं है, हमने क्या करना है उसको सही प्रकार से तोड़ना मरोड़ना है, उसको उसके स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स करके हर एक फ्रैगमेंट का मीनिंग क्या है ये समझना है। समझ गया? ठीक है, जैसा आपको एक वर्ड पता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले के नेक एरिया में रहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन अभी क्योंकि आप हायर क्लास में आ रहे हैं, आपको और एक जानकारी, नई जानकारी ऐसी है कि थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड के पीछे के साइड और एक छोटी ग्लैंड है, वो क्योंकि थायराइड के पीछे बैठी हुई है इसलिए उस ग्लैंड को कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो देखिए हमको ये एक फ्रैगमेंट इस पूरे टर्म में ये छोटा फ्रैगमेंट मिल गया है। स्टैंडर्ड 9th-10th में आप जब फिजिक्स पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड आ चुका है, सूडो यानी फॉल्स, ऐसा कहते हैं। इवन बायोलॉजी में भी सूडोपोडिया, देखिए ये और एक टर्म हो गया सूडोपोडिया, सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी लेग्स, अमीबा के बारे में देखो टर्म सूडोपोडिया, एक पूरा वर्ड कितना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप उसको बराबर तोड़िए और फिर एक एक फ्रैगमेंट का मीनिंग ढूंढिए। सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी लेग्स, फॉल्स लेग्स अमीबा में रहते। वैसा यहाँ पे हमें ये वर्ड दिख रहा है सूडो, तो हमें देखिए 3 फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं, इतने लंबे चौड़े टर्म के 3 फ्रैगमेंट्स मिल रहे हैं हमको। सूडो पैराथायरॉइडिज्म, पैराथायरॉइडिज्म यानी रिलेटेड टू पैराथायरॉइड ग्लैंड, सूडो यानी फॉल्स। ओके, तो इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड में जब किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आ जाता है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम है कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना जो आपके बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज पे कंट्रोल करता है। तो अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड के सिक्रीशंस, अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स के सिक्रीशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, ऐसे कंडीशन को कहते हैं सूडो पैराथायरॉइडिज्म। ये गड़बड़ी, ये फॉल्स वाला पार्ट है। तो पैराथायरॉइडिज्म, पैराथायरॉइड में से कुछ गड़बड़ियां हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सूडो पैराथायरॉइडिज्म। समझ रहे क्या आप? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? मैं आपको एक लास्ट टर्म बताता हूं, अभी लास्ट, हम रुक जाएंगे फिर। हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हमें डर लग रहा है टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज का, बायोलॉजी में बहुत सारे रहते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कितने भी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज रहने दो बायोलॉजिकल, उन टर्म्स को ठीक से आप तोड़िए, आपको उन टर्म्स का मतलब उसी टर्म में मिल जाएगा, और इधर उधर डिक्शनरी वगैरह टेक्स्ट बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग उधर ही छुपा हुआ है। समझ रहे हैं? ओके, एक लास्ट टर्म बताता हूं मैं, हम रुक जाएंगे फिर। वो टर्म देखिए अभी क्या है।
आई होप आपको चक्कर नहीं आ रहा है। दिस बायोलॉजिकल टर्म is considered to be the longest word in dictionary. Of course you can understand, मुझे लगता है कुछ तो भी 42 या 45 अल्फाबेट्स है। It's huge. Okay? आप में से कुछ लोगों ने शायद अभी डिसीजन ले लिया होगा आपने को बायोलॉजी नहीं लेना है। Okay? I understand it's scary. Okay? लेकिन again coming back, हमें स्किल डेवलप करना है, स्मार्ट वर्क करना है हमको। मैंने आपको बताया अगर ये प्रोनाउंस नहीं करते आ रहा है फिलहाल हमको, हम इसका मतलब कब बताएंगे, कब रीड करेंगे, कब लर्न करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू कि द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज ब्रेक द वर्ड। इस टर्म को पहले ब्रेक करो, यानी फिर उसमें से कुछ ना कुछ मतलब निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसा ब्रेक कर सकते हैं देखो, जैसा एक पहचान वाला वर्ड मुझे इसमें दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक। आई होप आपको भी दिख रहा है। माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म, बहुत छोटा। लेकिन यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड अकेला नहीं है, इसके साथ और एक टर्म आ रहा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। क्या है, क्या है, कौन सी चीज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है? तो अगला और एक टर्म मुझे दिख रहा है, सिलिको। सिलिको यानी सिलिका, सिलिका के पार्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये सिलिका के पार्टिकल्स जो है, इनका आकार कैसा है, इनका डायमेंशन कैसा है, ये कितने बड़े, ये इतने बड़े नहीं है, ये कितने बड़े हैं, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिका के पार्टिकल्स हैं। समझ रहे हैं? ओके, यानी ये सिर्फ सूक्ष्म पार्टिकल्स नहीं है, ये सिलिका के अति सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं। तो ये इतने छोटे अति सूक्ष्म सिलिका के पार्टिकल्स आए किधर से? कहां से आए? वोल्केनो से। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, वोल्केनिक इरप्शन से वो ऐश वगैरह जो निकलता है, उस ऐश में बर्न पार्टिकल जो रहते हैं, उसमें सिलिका के अति सूक्ष्म पार्टिकल्स रहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाला जो भी मलबा रहता है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सिलिका के अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं। ऐसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो वोल्केनो से निकले हैं, आप अगर उस एरिया में अनफॉर्चुनेटली है, ऑफ कोर्स आप भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, लेकिन एयर में ये अति सूक्ष्म पार्टिकल्स जो है, while you are running around, while you are breathing that air, वो सिलिका के अति सूक्ष्म पार्टिकल जो वोल्केनिक इरप्शन में से निकले हैं, ब्रीथ करते करते, हम जब ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे एयर पैसेज और एयर पाइप में से वो अंदर जाकर हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं और वो लंग्स के एल्वियोलाई को अफेक्ट करते हैं। जब लंग्स से रिलेटेड कोई इंफेक्शन हमें हो जाता है, हम जनरली उस इंफेक्शन को कहते हैं निमोनिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये क्या कंडीशन है। हम किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो वोल्केनिक इरप्शन जिस रीजन में हुआ, उस रीजन में रहता है ये इंसान। ऐसे इंसान का प्रॉब्लम, व्हाट दैट पर्सन इज सफरिंग विद, वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद, वोल्केनिक इरप्शन से निकले हुए सिलिका के अति सूक्ष्म पार्टिकल्स जब इस इंसान के एल्वियोलाई में चले गए, लंग्स तक चले गए, तो दैट पर्सन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। इस कंडीशन को, कोनियासिस यानी कंडीशन, इस कंडीशन को कहते हैं निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियासिस। क्या कहते हैं? आई होप यू कैन रिपीट इट आफ्टर मी। निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियासिस। समझ गए क्या डिफिकल्टी है इसमें? मुझे लगता है एक बार आपको ये समझ में आ गया, आप पूरी उम्र ये अभी ध्यान में रख सकते हैं। आई होप यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंटली। काफी सारी चीजें हमको स्टडी करनी क्योंकि एक साथ, लेकिन whenever we are approaching any topic,
सबसे जरूरी बात यही रहने वाली है कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर, हाउ कॉन्फिडेंटली वी enter into any chapter and how confidently and with a scientific approach we are trying to understand the concepts. समझ गए? आप आज क्या करो, ये लर्न कर लो और अपने बड़े भाई, बड़ी सिस्टर, छोटा भाई, छोटी सिस्टर, थोड़ा इंप्रेशन जमा लो जरा आज. ओके, दिस इज द फर्स्ट गुड थिंग दैट वी आर लर्निंग इन बायोलॉजी स्टूडेंट. आई होप, मुझे आज मेन बात यही करना था, मुझे आपका डर निकालना था. एक्चुअली बायोलॉजी में ये दो चीजें बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, मुझे आपका वो डर ही निकालना था. ओके, क्योंकि मुझे पता है एक बार आपका ये डर निकल गया तो फिर तो वो ऋतिक रोशन बताता है ये कि डर के आगे जीत है. ओके, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, स्टे सेफ. बाय.